हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी पिता। हम लोगों ने टेक्स्ट की कई कहानियां पढ़ ली हैं और उसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप इससे पहले की कहानियों को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं क्लास की तरफ। हम कौन कौन सी कहानियां पढ़ चुके हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हम पढ़ चुके हैं। धुलाई वाली पढ़ चुके हैं। टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना और हम लोग राही पढ़ चुके हैं। इतनी कहानियां पढ़ चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन कहानियों में से कोई पढ़नी है तो अब है ये राजा निर्वंशिया। कहानी 1957 प्रकाशित होती है और ये लिखी है कमलेश्वर ने। और आज हम ये इसी कहानी को दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी लंबी कहानी है। राजा निर्वंशिया। और राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में ही ये मतलब संकलित है। और राजा निर्वंशिया में राजा निर्वंशिया स- संग्रह है। और इसी में 7 कहानियां हैं इस संग्रह में। ये थोड़ी याद रखने वाली बात है कि ये इस संग्रह की अंतिम कहानी है। तो जो अंतिम और पहली कहानी है संग्रह में, उनको थोड़ा याद रखना है। कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है 1957 में। और संग्रह भी इसी उसमें आता है। कुछ कहानियां जैसे ठुमरी वगैरह है, तो उसमें ठुमरी नाम से कोई कहानी नहीं है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर कई बार पूछ लेता है कि इस कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं। तो राजा निर्वंशिया कहानी भी है और अंतिम कहानी है राजा निर्वंशिया संग्रह की। और ये आता है 1957 में। पढ़ते हैं हम कहानी। एक राजा निर्वंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। सा चौक आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिसमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट मंगल घट रखा रहता। जिस पर रोली से साथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। कहानी है इसमें भी जैसे हम लोगों ने नाटक पढ़ा था, उसी तरह से इसमें एक पौराणिक कहानी है जो उसकी माँ सुनाती थी कि एक राजा निर्वंशिया थे। उसी तरह एक
वर्तमान कहानी भी चलती है जो जगपति की है। तो दोनों कहानियां समानांतर उस स्तर पे चल रही हैं। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी। चंद्रमा सा सुंदर और राजा को बहुत पुरानी चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और खुद से रानी के महल में रहते। सुख से रानी के महल में रहते, सॉरी। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। जगपति का दोस्त मतलब एक तरीके से कहानी कह रहे हैं कि एक कहानी माँ सुनाया करती थी और एक मेरा मित्र था। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और सातवीं भावर तब पढ़ेंगी जब पहली विदा की शायद होगी, और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मैटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे काली लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी, क्योंकि जगपति के पिता नहीं थे और बाकी परिवार वाले तो अब कुछ भी बोलेंगे। लेकिन जगपति की माँ समझदार है, तो वो लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली, पूजा पाठ में समय काटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। एक दिन एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। चंदा जगपति की पत्नी है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना, नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला, कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई, और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो
उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में एक शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। अब ये अ, जो कहानी है वो चल रही है। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो सातवें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो सातवां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को लेकर साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में, अब जगपति वाली जो वर्तमान कहानी है वही चल रही है, एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया था। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भरा खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोंककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। दर, बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे टर टर टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांग को पार करती निकल गई। दूसरी उसकी जांग के ऊपर कुल्हे में समा गई कर रह गई। चंदा रोती चंदा रोती कलपति और मनौतियां मांगती। जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम ने थो, दयाराम के थोड़ी चोट आई थी। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे दिन वहां से आदमी आते जाते रहते। जिस सामान की जरूरत होती वहां पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कुल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़े डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत के अस्पताल आबाद था। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था। नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर है इस अस्पताल का, ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एकाध लोग। छठे
से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमारी पड़ती तो घरवाले हाल बता के 8-7 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। मतलब लेडीज को नहीं लेके जाते थे हॉस्पिटल, उन्हें लगता था घर में ही ठीक हो जाएगी या जो भी है, इम्पोर्टेंस कम थी जो भी। और अगर दवा लेके भी जाते थे तो उन्हें नहीं लेके जाते थे, बस उसका कि उसको क्या क्या तकलीफ हो रही है वो बता के। और उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था, इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति पूरी तरह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार ही मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चूक पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया, उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो, कराहो, दर्द भरी चीखों और चटखटे शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था, वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूक फूक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च च रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बाट से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी। रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा, तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा, जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने के इशारे हाथ चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव हो तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयां? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयां सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते अवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी आंखों से उसे देखा। चंदा ने
देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह की तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ की तरह का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिराहने कई ताकत की दवाइयां रखी थीं, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा है, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा से में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई हैं, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रूह में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई, और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, कमरे में अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृंत में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते
ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पलता होता गया है और अब जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर से सारी इस परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से तुरंत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान को छू तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप। और दो क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनसे उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने यह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। अब ये पौराणिक वाली कहानी है। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी थी, तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती कि उस उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की
शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते हुए बताया था कि उसका तब तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण में उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपकर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उसकी उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झड़ना शुरू हो जाता है। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही भीग रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तमाकू की धुआं रुधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मंदिम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने के में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए। कुलमा भी आई हैं। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बड़ोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त। जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा न तेल। कहते कहते जगपति एकदम चुप हो गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट की कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया है और बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारों और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिसमें से बार बार झांक कर देखता था और वह स्याही उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए आकुलता से खौल उठा। उसके
हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे-लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे-धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बन जाने के बाद उसकी आवाज फूटी। चंदा चंदा की नरम सांसों की हल्की सड़सड़ाहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसके जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पास से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आवा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाई ईंध, शरीर के रस की सी मीठी और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी कलाई गई कभी लगाई गई सेंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां, और सांस से घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। वो कंगन उसी के पास है, तो उनको देख के अब बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधे उसके कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयम करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लपेटे थे। आज के लिए इतना ही, और हम 9वें पेज पर हैं, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक और कमेंट करके। धन्यवाद।